प्रिय विद्यार्थियों, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अधिगम का एक नियम समझाया था, अधिगम का एक सिद्धांत समझाया था, जिसका नाम था दोस्तों ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था जो पावलोव का बहुत ही फेमस प्रसिद्ध सिद्धांत है अधिगम का, जिसका नाम था, आप बता सकते हो, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। तो उसी को हम कहते हैं अनुकूलित अंतक्रिया का सिद्धांत। उसी कड़ी में दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूँ सूझ का सिद्धांत, जिसको हम कई नामों से जानते हैं। जैसे इसी को हम कहते हैं, किसने दिया, पहले तो इसको देखा, सूझ का सिद्धांत किसने दिया? वर्डहाइमर, कोहलर, कॉपका, है ना। इसी सिद्धांत के कई नाम, जैसे मैं सबसे पहले मुझे नाम बता दूंगा इस सिद्धांत के, और इसी को हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद। क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, है ना। इसी को कहते हैं समग्रतावाद का सिद्धांत, है ना। समग्रता को हम कहते हैं संपूर्णतावाद का सिद्धांत, ठीक है। इसी का एक जो आजकल चल रहा है, खूब पूछते हो उस क्वेश्चन को कंपटीशन लेवल में, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसी को? अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और अंतर्दृष्टि को हम कहते हैं दोस्तों सूझ, है ना। अंग्रेजी क्या है सिद्धांत की? इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, है ना। अंतर्दृष्टि, इनसाइट, इनसाइट को कहते हैं सूझ, अंतर्दृष्टि मतलब हमारी सूझ। सूझ किसे कहते हैं? हमारी स्वयं की समझ जो हमारे अंदर से पैदा होती है ना। सूझ कब पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, कहाँ से पैदा होती है, इन सभी के आधार पर वर्डहाइमर, कोहलर, कॉपका जो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे तीनों, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, इस सूझ का सिद्धांत, ठीक है। समझे आप? अब इसमें देखिए सबसे पहले शब्द आया हमारा गेस्टाल्टवाद। क्या शब्द आया? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद दोस्तों जर्मन भाषा का शब्द है। एक तो याद रखना आप, गेस्टाल्टवाद कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा। तो ये जर्मन के तीनों वर्डहाइमर, कोहलर, कॉपका, और अपनी भाषा का शब्द उन्होंने उठाया था गेस्टाल्टवाद। फिर इसका गेस्टाल्टवाद का कन्वर्सन हुआ, है ना, नाम निकला इसका हिंदी में संपूर्णतावाद, ये समग्रतावाद, ठीक है। अब इनका तीनों का क्या योगदान था पहले तो ये देख लें। एक तो अर्थ याद रखना, गेस्टाल्टवाद कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संपूर्णतावाद या समग्रतावाद, है ना। समझ गए? अब पहले इन तीनों का योगदान देखें इस सिद्धांत में। ये सिद्धांत के प्रवर्तक में तीनों का नाम क्यों? तीनों ने कुछ न कुछ किया है सिद्धांत के लिए, इसलिए इन तीनों का नाम आता है। क्या, किसने क्या किया वो देखें। सबसे पहले हम देखते हैं वर्डहाइमर। इस सिद्धांत का मूल जनक कहलाता है वर्डहाइमर या वर्दीमर। वर्दीमर भी लिख देते हैं इस तरह इसको, वर्डहाइमर को क्या लिख देते हैं? वर्दीमर, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो वर्डहाइमर सिद्धांत का मूल जनक, मतलब ये शब्द किसने दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था? यदि ऑप्शन में आपको तीनों नाम आ जाते हैं ABCD में, तो सबसे पहले ये सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? वर्डहाइमर ने दिया। तो वर्डहाइमर का क्या योगदान रहा? इस सिद्धांत का जनक, है ना। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसने दिया? ये इसका मूल जनक कौन है ना।
ठीक है। फिर दूसरा आता है कॉलर। कॉलर ने क्या किया? कॉलर ने दोस्तों इसके लिए प्रयोग किया था। कॉलर ने इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया था। बड़ा फेमस प्रयोग है ना। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, चिंपांजी, है ना। एक सुल्तान नामक बंदर है, सुल्तान नामक वनमानुष, या सुल्तान नामक चिंपांजी पर जो प्रयोग किया था इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, वो किसने किया था? कॉफका ने किया। तो देखो, जनक तो कौन हो गया? वर्दाइमर। प्रयोगकर्ता कौन हो गया? कॉफका, सॉरी, कॉलर। प्रयोगकर्ता कौन है? कॉलर। कॉफका ने क्या किया? इस सिद्धांत को पब्लिश्ड किया, प्रकाशित किया था, है ना। उसने एक किताब लिखी थी कॉफका ने, जिसका नाम था द गेस्टाल्ट थ्योरी। कॉफका की किताब का क्या नाम था दोस्तों? द गेस्टाल्ट थ्योरी, है ना। बड़ा सीधा सा नाम है। 1921 में लिखी थी इन्होंने गेस्टाल्ट थ्योरी। किसने लिखी? कॉफका ने लिखी। तो तीनों का योगदान समझ में आ गया आपके? रिपीट कर दूं मैं। वर्दाइमर ने सिद्धांत का जनक, सिद्धांत को दिया था, ठीक है। कॉलर ने इस सिद्धांत के तथ्यों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया था, प्रयोग करके बताया, प्रमाणित किया कि गेस्टाल्ट थ्योरी बिल्कुल सही है, इसकी विचारधारा बिल्कुल सही है ना। और कॉफका ने क्या किया? इस सिद्धांत को जो सिद्ध हो गया तो पब्लिश्ड किया था, मतलब आम लोगों तक पहुंचाया था, है ना। स्कूल्स में, कॉलेज पाठ्यक्रम में पहुंचाया था। एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, द गेस्टाल्ट थ्योरी, 1921। क्लियर हो गई ये सारी बातें। अब आते हैं इस सिद्धांत पर, इसके प्रयोग पर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सारी बातें? अब आगे देखें आप दोस्तों। हाँ बच्चों, एक बात जरूर ध्यान रखा करो बच्चों आप, कि जो मैं आपको, क्योंकि ये मैं केवल बीएड के लेवल से नहीं आपको फैक्ट दे रहा हूँ, बल्कि आपके हर कंपटीशन में बार बार बताता हूँ, यही फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए उनको एक एक चीज़ को नोट डाउन कर लिया करो कॉपी में, है ना। वीडियो तो क्या होता है ना कि चलो वीडियो तो आई गया, आप कभी भी देख लेंगे, ऐसा मत किया, है ना। जैसे ही आपको लिंक मिली, एक बार आपने पूरे वीडियो को सुना, देखा, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको सबको कॉपी में नोट कर लें। क्यों? वीडियो तो देखो एक बार देख लिया, उसके बाद नहीं देख पाते, कॉपी रहेगी सामने, कभी देख सकते। फिर मोबाइल ख़राब हो गया, है ना, डिस्प्ले गई, या फिर और आपका स्टोरेज गया, कुछ भी हो सकता है। कॉपी में ज़रूर इम्पोर्टेंट चीज़ को नोट डाउन किया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, गेस्टाल्टवाद में 4-5 शब्द हैं। ये चारों पांचों शब्द ही संपूर्ण गेस्टाल्टवाद को क्लियर करते हैं। पहले वो शब्दों को मैं लिखूं। एक शब्द तो आपका इसमें ये आ गया गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट क्या है ना? गेस्टाल्ट या इसी को क्या कहते हैं? समग्र, संपूर्ण, ठीक है। एक शब्द ये लेगा जो ऊपर दे दिया इसमें, सूझ। सूझ, इसी को हम कहते हैं अंतर्दृष्टि। सूझ या अंतर्दृष्टि, ठीक है। एक शब्द आएगा इसमें आहा अनुभव। क्या आएगा? आहा अनुभव है। एक शब्द आएगा इसमें अच्छा। बस ये 4 शब्दों से आपका संपूर्ण गेस्टाल्टवाद क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं इसके सिद्धांत को। अभी तक आपको मैंने इसके आसपास की विषय वस्तु बताई थी, अब सिद्धांत को देखते हैं। वर्दाइमर ने सबसे पहले ये सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवाद, है ना, या सूझ का सिद्धांत। तो वर्दाइमर ने सबसे पहले कहा था कि बालक सीखता है संपूर्ण परिस्थितियों में सूझ के पैदा होने से। ये सबसे पहले कहा। क्या कहा था? कि
कि बालक से अधगम करता है संपूर्ण परिस्थितियां उपलब्ध कराने पर उसमें जो अंदर से, खुद के अंदर से सूझ या अंतर्दृष्टि या समझ पैदा होती है, उसी सूझ या अंतर्दृष्टि से बालक सीखता है। इसकी एक आवश्यकता, जैसे अभी तक आपको मैं पिछले 2 वीडियो में 2 सिद्धांत क्लियर कर चुका हूँ। कौन कौन से? सबसे पहले मैंने आपको बताया था पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। क्या कहता है बताओ? पावलोव क्या कहता है? पावलोव कहता है कि बालक अधगम करता है बार बार प्रयास करने से। बार बार अनुबंधन से, अनुबंधन प्रयास शब्द का मत लेना, अनुबंधन से। अब अनुबंधन कब स्थापित होता है ये आप याद करो। मैंने बताया आपको, कई बार रिपीट किया था, अनुबंधन स्थापित होता है किसी वस्तु को बार बार दोहराने से। तो बस पावलोव यही कहता है कि अनुबंधन से बालक सीखता है और अनुबंधन स्थापित होता है बार बार दोहराने से। मतलब किसी चीज को हम जब बार बार दोहराएंगे तो अनुबंधन स्थापित हो जाएगा और उसी अनुबंधन से बालक सीखेगा। तो अनुबंधन इंपॉर्टेंट शब्द पावलोव के प्रयोग के लिए। थॉर्नडाइक मैंने आपको समझाया प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक क्या कहता है कि बालक सीखता है प्रयास और त्रुटि से, है ना। प्रयास और त्रुटि का दूसरा नाम क्या? उद्दीपक अनुक्रिया। तो उसके अनुसार थॉर्नडाइक के अनुसार बालक सीखता है उद्दीपक अनुक्रिया से, है ना। उद्दीपक अनुक्रिया में बालक को यदि हम उद्दीपक देंगे तो वो अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया करेगा तो उनसे गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, और जब वो त्रुटियों को निकाल लेगा सीख जाएगा। अब त्रुटियां कब निकलेंगी? जब वो बार बार प्रयास करेगा। तो कुल मिलाकर थॉर्नडाइक के अनुसार बालक सीखता है उद्दीपक अनुक्रिया। क्लियर? तीसरा आज मैं बता रहा हूं सूझ, गेस्टाल्ट का। अभी वर्दाइमर क्या कहता है कि बालक सीखता है सूझ से, बालक सीखता है होल कंडीशन, संपूर्ण परिस्थितियों में पैदा होने वाली सूझ से। ठीक है। अब ये संपूर्ण परिस्थितियों में सूझ पैदा होती है या नहीं, और इसी सूझ से क्या बालक सीखता है, इन सारी चीजों को सिद्ध करने के लिए कोहलर ने एक प्रयोग किया था। और उस प्रयोग का क्या नाम था दोस्तों? किस पर, कौन से जानवर पर वो प्रयोग किया था कोहलर ने? बताओ। अभी बताया मैंने, किस पर प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपांजी, है ना। चिंपांजी या बनमानुस या बंदर, कुछ भी कह दें, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है। इसलिए इसी जानवर को उसने लिया, खरीदा था और उस पर प्रयोग किया। अब प्रयोग क्या था वो सुने। देखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसने वर्दाइमर ने जोर दिया है, ध्यान दिया है संपूर्ण परिस्थितियों पर। तो इसी पर प्रयोग किया कोहलर ने। तो प्रयोग के लिए क्या किया उसने दोस्तों, मैं साफ कर रहा हूँ, कि आपको याद रह जाऊंगे या आ जाएंगे अभी। ये चारों ही शब्द आएंगे आपको इस प्रयोग। देख, प्रयोग क्या था कि 4 कंडीशन, 4 परिस्थितियां स्थापित की किसने? कोहलर ने। कौन कौन सी? भूखा चिंपांजी एक परिस्थिति, है ना। दूसरी बंद कमरा, ठीक है। तीसरी केले कमरे की छत पर लटके हुए, मतलब कमरे की छत जो है उस छत में केले लटका दिए, है ना। और चौथी परिस्थिति, कमरे में 2 मेज, मतलब उस कमरे के एक कोने में 2 मेज या टेबल पटक। ये कंडीशंस, ये परिस्थितियां पैदा की कोहलर ने। और फिर उसने सिद्ध किया कि क्या जो वर्दाइमर जी कहते हैं कि संपूर्ण परिस्थितियों में सूझ पैदा होती है और उसी सूझ से बालक सीखता है, ये सही है क्या? इसके लिए प्रयोग किया। तो देखें, अब कमरा कैसा है? बंद, और उसमें एक बंदर कैसा है? कंडीशन देखिए,
बंदर कैसा है? भूखा है ना। फिर खाने के लिए उसमें केले लटका दिए, और केलों तक पहुंचने के लिए कौन पहुंचेगा? केलों तक बंदर। पहुंचने के लिए उसने 2 मेज रख दी, स्टूल रख दी। अब वो देखता है खिड़की में से कॉलर प्रयोग कि देखे बंदर क्या करता है। तो बंदर पहले तो भूखा तो है ना। अब भूखा होने के कारण उसे खाना दिख रहा था केले, लेकिन हाथ नहीं आ रहे। देखना थांडाइक और कोहलर में अंतर क्या है ना। हाथ नहीं आ रहे थे क्योंकि उसके पहुंच से दूर थे केले। उसने बंदर ने भूख होने के कारण खूब उछल कूद की, है ना। जैसे याद करो थांडाइक के पिंजरे में बिल्ली ने खूब उछल कूद की, और उछल कूद करते करते उसका पंजा अचानक खटके पर लीवर पर पड़ गया और लीवर खुल गया। थांडाइक ने क्या नाम दे दिया इस उछल कूद को? प्रयास और त्रुटि। कि प्रयास और त्रुटि से बिल्ली ने खटका खोला, बाहर निकली और उसने खाना खा लिया, मतलब उससे सफलता मिल गई, है ना। अब कॉलर क्या कहता है कि बंदर ने खूब उछल कूद की, है ना। 1 बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 8 बार खूब उछल कूद की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। ठीक है। तो अब आगे देखें। अब देखो आप इसको 4 परिस्थितियां दे दी उसने। देखो नंबर 1, बंदर कैसा है? भूखा, एक परिस्थिति। कमरा कैसा है? बंद, दूसरी परिस्थिति। कमरे में भोजन है केले, तीसरी परिस्थिति। और कमरे में एक और दे दी व्यवस्था, उसमें 2 मेज, चौथी परिस्थिति। अब देखिए आप, अब वो देखता है कि देखते बंदर क्या करता है। तो बंदर उछल कूद करता है, खूब कोशिश करता है, लेकिन उसके केले हाथ नहीं आते। थक कर परेशान होकर वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। अब बैठे बैठे अचानक, अब देखो मैंने कुछ शब्द लिखे थे आपको, है ना। एक शब्द लिखा था मैंने आपको अचानक, ये आपका अचानक आ गया। अचानक उस बंदर की नजर उन स्टूल पर पड़ती है, जो 2 स्टूल रखे थे ना, ये इन स्टूल पर पड़ती है। जैसे उसकी नजर स्टूल पर पड़ती है तो उसमें सूझ पैदा होती है। ये दूसरा शब्द आ गया, सूझ। सूझ को कहते हैं अंतर्दृष्टि। तो सूझ पैदा होती है, और सूझ पैदा होते ही उसके मस्तिष्क में विचार आ जाता है कि क्यों ना मैं स्टूल उठाकर लाऊं, केले के नीचे रखूं, केले और स्टूल पर चढ़कर केले हाथ में ले लूं। उसने ऐसा ही किया। वो उठा, स्टूल को घसीटा, केले के नीचे रखा, स्टूल पर चढ़ा और चढ़ करके उसने केले प्राप्त कर लिए। इससे सिद्ध हो गया कि 2 बातें सिद्ध हुई इससे कि एक तो कि बंदर में जो सूझ पैदा हुई, उस सूझ पैदा कब हुई? जब संपूर्ण परिस्थितियां उसके सामने थी। तो संपूर्ण परिस्थितियों का शब्द आ गया आपका गेस्टाल्ट भाव, है ना। फिर उन परिस्थितियों से सूझ पैदा हुई, और सूझ से फिर उसमें विचार आया कि मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए। उसने ऐसा ही किया, केले प्राप्त कर लिए। केले प्राप्त करने का मतलब हो गया उसने अधिगम कर लिया या उसने सीख लिया। ठीक है। अब दूसरे दिन भी, अब एक बात और क्लियर रखना है। अच्छा, इनको पहले, दूसरी बात बाद में, पहले के देखें कि इन परिस्थितियों में से यदि कोई सी भी परिस्थिति को हम हटा देते या नहीं रखते तो बंदर में सूझ पैदा नहीं होती। जैसे यदि चिंपांजी या बंदर भूखा नहीं होता, मतलब भरा पेट होता उसका, तो तुम सोचो कि क्या वो ऐसे उछल कूद करता है? क्या आराम से मस्त सोता। कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, एक कहावत भी तो है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उसको आवश्यकता थी, भूख लगी थी, केले दिख रहे थे, आवश्यकता थी केले खाने की, इसलिए उसने सोचा, नजर पड़ी, सूझ पैदा हुई। यदि उसे आवश्यकता नहीं होती केले की तो क्या वो ऐसा सोचता? क्या आराम से सोता हो।
होता ना ऐसा। तो क्लियर हुआ तो परिस्थिति आवश्यक है सूझ के लिए। यदि कमरा बंद कमरा है, यदि कमरा बंद नहीं होता, खुला होता और वो भूखा तो होता, लेकिन कमरा खुला होता मान लो, तो अंदर में सूझ पैदा होती क्या? नहीं होती। कैसे नहीं होती? क्योंकि जब देखता कि कमरा खुला है, केले मेरे हाथ नहीं आ रहे, तो वो क्यों उछल कूद करता, क्यों परेशान होता? वो तो तुरंत कमरे से बाहर निकलता ये सोचकर और जगह खाएंगे, बहुत जगह मिलेंगे केले, तो नहीं होती सूझ पैदा, है ना। तीसरे, केले कमरे की छत पर। अब देखो कि सब कुछ था, भूखा भी था, कमरा बंद भी था, स्टूल भी थे, लेकिन केले नहीं होते कमरे में, भोजन नहीं होता कमरे में, तो भी सूझ पैदा नहीं होती। क्यों? कूद भाई क्या क्यों करता उछल कूद? जब उसे दिखता ही नहीं सामने कुछ खाने को, तो ये सोच लेता कि है ही नहीं कुछ खाने को कमरे में, बाहर में जा नहीं सकता, अंदर कुछ है नहीं, तो क्यों मैं परेशान हूँ? जैसे तैसे नींद निकालता। नींद तो क्या आती, परेशान होकर थका कर बैठ जाता। जैसे अब देखो कि यदि सामने रीट ना हो, सामने बीएड एग्जाम ना हो, कौन पढ़ता है भाई? सामने यदि एग्जाम है तो तत्पर हो जाते पढ़ने के, और उसी से हम प्रयास करते हैं, कभी ये लाए, कभी वो लाए, कभी ये पढ़ा, कभी वो पढ़ा। सब किससे हो रहा है? सूझ से हो रहा है। लेकिन वो सूझ कब पैदा हुई? जब सामने कंपटीशन या एग्जाम थी तब, पहले नहीं होती। क्योंकि आवश्यकता के समय हम सब कुछ सोचते हैं, ठीक है, परिस्थितियों में हम सब कुछ सोचते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है परिस्थिति। लास्ट, कमरे में 2 मेज। अब देखो भूखा भी होता, अकेले भी दिख रहे, उछल कूद भी उसने की, सब कुछ किया, मेज नहीं होती, उछल कूद तो उसने कर ली, निसफलता मिली उसे। मेज नहीं होती या कोई ऊंचाई का कोई आइटम नहीं होता, वस्तु नहीं होती उस समय, तो भी उसमें सूझ पैदा नहीं होती, क्योंकि थका, उसने उछल कूद जो करनी वो तो कर ली। इसलिए बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, बिल्कुल क्लियर हो गया। कॉलर ने सिद्ध कर दिया कि सूझ के लिए परिस्थितियां आवश्यक है, और परिस्थितियों से सूझ पैदा होती है, और सूझ से ही बालक सीखता है। जैसे बंदर ने सूझ से ही केले प्राप्त किए, है ना। एक बार तो 2 शब्द आ गए, अचानक आ गए, सूझ आ गए, गेस्टाल्ट आ गए। एक शब्द और बचा आपका, कौन सा? आहा अनुभव, है ना। आहा अनुभव, आप सोच कर देखो, ये आहा अनुभव प्रसन्नता का सूचक है, अपार विशेष खुशी का सूचक है। आहा की जगह हम क्या कहते हैं? वाह। सोचो कि जब कोई अचानक हमें समस्या का, बड़ी समस्या का समाधान मिल जाता है, जैसे हम कोई समस्या में फंसे हुए, है ना, और अचानक वो समाधान मिल गया हमें, तो हमारे मुंह से अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि वाह, मजे आ गए। तो वह वो क्या नाम, जब बंदर की नजर स्टूल पर पड़ी, है ना, तो स्टूल पर पड़ते ही उसके सूझ पैदा हुई, और उसके मुंह से अचानक एक खुशी निकली, एक प्रसन्नता जाहिर की, वाह मजे आए, अब तो स्टूल को रखूंगा, अब मैं केले खाऊंगा और भूख शांत कर लूंगा, है ना। तो यही स्थिति हमारी होती है कि जब हम कोई समस्या में फंस जाते और हमें समाधान मिल जाता, तो हमें प्रसन्नता जाहिर करते कि वाह। तो वह यहाँ पर क्या है? आहा अनुभव। क्लियर हो गया? अब दोस्तों, इन नामों से ही इस सिद्धांत के अन्य नाम बने। जैसे इसी सिद्धांत को कहते हैं अचानक अनुभव अधिगम सिद्धांत। क्या कहते हैं? अचानक अनुभव अधिगम सिद्धांत, है ना। इसी को हम कहते हैं सूझ का सिद्धांत, और इसी को हम कहते हैं आहा अनुभव सिद्धांत। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आहा अनुभव सिद्धांत कौन सा है, या कौन है इसका जनक, या फिर एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि अचानक रूप से कौन सा सिद्धांत अधिगम कराता है, अचानक रूप से। तो अचानक रूप से यही सिद्धांत अधिगम कराता है, क्योंकि ये बर्दाइमर कॉलर कॉफ का कहते हैं कि बालक में अचानक सूझ पैदा होती है, और अचानक सूझ से अचानक ही वो सीखता है। और ये ध्यान रखना दोस्तों, सूझ कभी धीरे धीरे पैदा नहीं होती,
सूझ कभी शोरगुल में पैदा नहीं होती, सूझ शांत वातावरण में और अचानक रूप से पैदा होती है। दोस्तों ये है आपका अधगम व सूझ। समझ में आ गया आपके, है ना। इसी में एक कड़ी और जुड़ी हुई है कि ये सिद्धांत बताता है गेस्टाल्टवाद कि सूझ से अधगम जब होता है तो उस अधगम का हस्तांतरण भी आसानी से हो जाता है। ध्यान रखना, अधगम हस्तांतरण कौन से सिद्धांत से होता है? तो अधगम हस्तांतरण होता है दोस्तों सूझ के सिद्धांत से। ठीक है, ये आपका सूझ सिद्धांत है ना। मैंने समझा दिया आपको। कोई बात हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट करके भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। कोई डाउट हो आपको तो भी आप व्हाट्सएप पर डाल दें, मैं कोशिश करूँगा आप डाउट क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।